सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स में जिन घटनाओं का विस्फोट होने वाला है, वह न केवल कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा, बल्कि दर्शकों को भावनाओं, रहस्यों और रिश्तों के गहरे समंदर में भी लेकर जाएगा। अब तक दर्शकों ने देखा है कि किस तरह गायत्री, आर्यवर्धन और अन्नू की जिंदगियों के धागे एक दूसरे से जुड़ते, उलझते और फिर खुलते रहे हैं। मगर अब जो होने जा रहा है, वह इस कहानी की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। आने वाले ट्रैक में आखिरकार वह प्रतीक्षित क्षण आने वाला है, जिसका इंतजार लंबे समय से दर्शक कर रहे थे। अनु और गायत्री का मिलन, जिसे संभव बनाने जा रहे हैं आर्यवर्धन। आर्यवर्धन, जो हमेशा से जिम्मेदार, संवेदनशील और अपनी बात पर अडिग रहने वाले इंसान के रूप में दिखाए गए हैं, इस बार अपनी माँ गायत्री और अनु के रिश्ते को जोड़ने और सुलझाने की भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल गायत्री ने जब से आर्य से अन्नू की तारीफें सुनी हैं, तब से उनका मन बेचैन है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वह लड़की, जिसे आर्यवर्धन इतना मानने लगा है, उससे उन्हें तुरंत मिलना चाहिए। उन्हें महसूस होता है कि अन्नू कोई साधारण लड़की नहीं है। उसमें कुछ ऐसा है जो उनकी खोई हुई बेटी सी बहू की यादें जगा देता है, और शायद इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाती और आर्य से कह देती हैं कि वह अब अन्नू से मिलकर ही रहेंगी। गायत्री ने अपनी बात रखी और आर्य ने उसे सुनते ही यह मिशन अपने ऊपर ले लिया कि चाहे जो हो, उनकी मां को अन्नू से मिलवाकर ही रहेंगे। इसके बाद वह अन्नू को बुलाने का निर्णय लेते हैं और गायत्री के विशाल, प्रतिष्ठित और भव्य घर में उसका स्वागत करने की तैयारी शुरू होती है। इस घर की दीवारें, इसकी हवा और इसका वातावरण अतीत में कई रहस्यों और दर्द को समेटे रहे हैं। मगर इस बार यह घर एक नई कहानी का साक्षी बनने वाला है। ऐसा मिलन जो दो पिघलते दिलों और दो जुड़ते हुए रिश्तों की शुरुआत करेगा। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। जब अन्नू पहली बार इस घर में कदम रखती है, तो एक अजीब सी अनुभूति उसे घेर लेती है। जैसे ही वह गेट खोलती है, एक तेज हवा उसके बालों को सहलाती हुई अंदर की ओर बहती चली आती है। यह हवा साधारण नहीं है। इसमें अतीत की खुशबू है, यादों की सरसराहट है और कुछ ऐसे भाव हैं जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हवा के इस झोंके के साथ ही अन्नू के भीतर राजनंदिनी की छिपी हुई स्मृतियां जागृत होने लगती हैं। जैसे कोई बुझी आग में अचानक चिंगारी भड़क उठे, वैसे ही अन्नू के मन के किसी कोने में गहरी दबी राजनंदिनी की यादें जैसे जीवित हो उठती हैं। राजनंदिनी, वह नाम, वह पहचान, वह अतीत, जिसे अन्नू के वर्तमान जीवन से कोई जोड़ नहीं पाता। लेकिन सच्चाई यह है कि अन्नू केवल अन्नू नहीं, बल्कि कहीं न कहीं राजनंदिनी भी है। वही राजनंदिनी जिसकी कहानी अब तक रहस्यों में लिपटी रही, वही राजनंदिनी जिसकी अधूरी यादें अन्नू के भीतर किसी सोई हुई नदी की तरह स्थिर पड़ी थीं। अब जैसे ही वह आर्यवर्धन को देखती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। हवा की लय के साथ उस घर का माहौल, आर्य की उपस्थिति, यह सब उसे अपने पुराने, भूले बिसरे अतीत में वापस ले जाता है। उसे अपने वे दिन याद आने लगते हैं जिन्हें उसने कभी जिया था, राजनंदिनी के दिन। जैसे ही उसकी आंखें उन गलियारों, उन दीवारों को देखती हैं, वह महसूस करती है कि उसका दिल उन परछाइयों से भरने लगा है जिन्हें उसने कभी जीवित रूप से जिया था। अन्नू की आंखें कुछ देर के लिए खो जाती हैं। एक पुरानी धुन, एक पुरानी कहानी, एक पुराना रिश्ता उसके भीतर उठ खड़ा होता है। उसे लगता है जैसे यह घर उससे कुछ कहना चाहता है, जैसे आर्य उससे कुछ कहना चाहता है, जैसे उसका अतीत उसे पुकार रहा हो। और उसी क्षण वह अपने आप को पूरी तरह अन्नू के रूप में महसूस नहीं करती, बल्कि राजनंदिनी के रूप में भी महसूस करने लगती है। एक ऐसा दोहरा अस्तित्व जिसे वह स्वयं भी ठीक से समझ नहीं पा रही। इसी मनोस्थिति में वह आगे बढ़ती है और पहली बार आमने सामने होती है गायत्री से, जिन्हें वह फिलहाल गायत्री आंटी ही कहती है, क्योंकि उनके बारे में अन्नू की जानकारी अभी उतनी गहरी नहीं है। मगर जैसे ही वह गायत्री को देखती है,
उसे उनके भीतर एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वह उन्हें पहले से जानती हो। गायत्री भी जैसे अन्नू को देखकर कई भावनाओं में डूब जाती है। उन्हें लगता है जैसे वर्षों से खोई उनकी आंगन की खुशियां किसी रूप में लौट आई हों। जब दोनों एक दूसरे के सामने बैठती हैं, कमरे की हवा में एक गहरा सन्नाटा होता है। ऐसा सन्नाटा जो खुशी, अपनापन और अतीत की झलकियों से भरा होता है। गायत्री को ऐसा लगता है कि अन्नू वही लड़की है जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रही थी। वह अन्नू को देखते हुए कह उठती है कि उन्हें उसके चेहरे पर वही सादगी, वही तेज, वही पवित्रता दिखाई देती है जो एक आदर्श बहू में होनी चाहिए। और तभी वह अपने उतारे हुए, पीढ़ियों से चले आ रहे पुश्तैनी कंगन अन्नू के हाथों में पहनाती है। यह कंगन केवल एक आभूषण नहीं बल्कि एक आशीर्वाद, एक प्रतीक और एक रिश्ते की पहली मंजूरी है। गायत्री कंगन पहनाते हुए कहती है कि यह शगुन है, आर्य और अन्नू के भविष्य का। यह सुनकर अन्नू का दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल जाता है। उसे खुशी भी होती है, शर्म भी आती है और डर भी लगता है। वह मन ही मन सोचने लगती है कि इसे कैसे स्वीकार करे। वह आर्य के प्रति जो महसूस करती है उसे वह शब्दों में आज तक बयां नहीं कर पाई है। मगर उससे कहीं बड़ा प्रश्न उसके सामने खड़ा है, उसके माता पिता पुष्पा, रानी और शर्मा जी का। वह चिंतित हो उठती है कि अगर उन्हें इस रिश्ते का पता चलेगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। आखिरकार चांदनी चौक जैसे इलाके में इतनी उम्र के अंतर को लेकर होने वाली शादी को समाज किस नजर से देखेगा। उसकी चिंता सही भी है। वहां के लोग, वहां का समाज, वहां की बातें, सब कुछ चर्चा के केंद्र बन जाएंगे। उसे ऐसा लगता है कि कहीं यह रिश्ता उसके माता पिता के लिए परेशानी न बन जाए, कहीं उनकी बेइज्जती न हो जाए। लेकिन तभी गायत्री उसका हाथ पकड़कर उसे आश्वस्त करती है। वह कहती है कि यह जिम्मेदारी अब उनकी है। अन्नू को डरने की कोई जरूरत नहीं। वह खुद अन्नू के परिवार से बात करेंगी और उन्हें इस रिश्ते के लिए मनाएंगी। उनके स्वर में वह आत्मविश्वास है जिसे सुनकर अन्नू के मन का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। इसके बाद अगला दृश्य कहानी का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य बनता है। वह पल जब गायत्री आर्यवर्धन को साथ लेकर अन्नू के घर पहुंचने वाली है। चांदनी चौक की तंग गलियों से होते हुए, भीड़ और शोर से गुजरते हुए जब उनकी कार अन्नू के घर के सामने रुकती है तो यह दृश्य किसी बड़े निर्णायक मोड़ की तरह लगता है। घर के भीतर पुष्पा, रानी और शर्मा जी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होते हैं, पर जैसे ही वे देखती हैं कि उनके सामने आर्यवर्धन और गायत्री आए हुए हैं, घर में एक हलचल सी मच जाती है। जब गायत्री उनके सामने आर्य और अन्नू के रिश्ते का प्रस्ताव रखती है तो स्वाभाविक रूप से पहले तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। माँ बाप दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने बड़े उम्र अंतर के बावजूद, इतने ना घहा बहा मूथू, इतने अलग दुनिया से आने वाले दो लोगों की शादी आखिर कैसे संभव हो सकती है। वे सोचने लगते हैं कि मोहल्ला क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आखिर चांदनी चौक में ऐसी बात फैलते देर थोड़ी लगती है। लोगों की बातें परछाइयों की तरह पीछा करती हैं और कई बार इंसान उन बातों से ज्यादा डरने लगता है जितना उसे अपने दिल की आवाज पर भरोसा होता है। मगर यही तो किस्मत की खूबसूरती है। जो लिखा होता है वही घटित होता है। और इस कहानी में किस्मत ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आर्य और अन्नू के रिश्ते को कोई नहीं रोक सकता। चाहे समाज कुछ भी कहे, चाहे मोहल्ले में हंगामा हो, चाहे उम्र का फासला कितना भी हो, उनका मिलन तय है। और अब कहानी उस सबसे बड़े उत्सव की ओर बढ़ रही है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। आर्य और अन्नू की शादी। यह शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दो अलग दुनिया से आए दो दिलों का मिलन है। यह शादी अन्नू के अतीत और वर्तमान का संगम है। यह शादी राजनंदिनी की कहानी को भी एक नया अध्याय देगी और अन्नू की नई जिंदगी का भी आरंभ करेगी। इसलिए
आप सभी दर्शक तैयार हो जाइए एक बेहद शानदार, भावनात्मक और रोमांचक शादी के सीक्वेंसेस देखने के लिए। आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं का महासागर उमड़ेगा। प्यार, टकराव, स्वीकार्यता, संघर्ष और अंततः मिलन। और अगर आपको यह वीडियो या यह लेख पसंद आया हो तो एक लाइक बनता है